आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में लेकर आए आपके लिए कक्षा 9th साइंस यानी विज्ञान से पहला पाठ है हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि द्रव्य या पदार्थ के बारे में, द्रव्य कह लो या पदार्थ कह लो, दोनों एक ही चीज है, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं मैटर। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद में द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिर लास्ट में इन दोनों की तुलना करेंगे। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। अगर आप नए हैं तो चलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार आप चीजें देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए 9th की साइंस मिलेगी, 10th की भी साइंस मिलेगी, 9 से लेकर इंटर तक मैथ की क्लासेस मिलेंगी और इंग्लिश की क्लासेस मिलेंगी आपके लिए। तो शुरू करते हैं ये वीडियो, और आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। बढ़ते हैं देखिए कॉन्सेप्ट के साथ में। चलिए, पहला यहाँ पर है द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य मतलब मैटर और सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब पदार्थ कह सकते हैं। तो दोनों चीजें एक ही होती हैं। क्या होता है वो देखिए। ब्रह्मांड मतलब होता है कि विश्व पूरा, ब्रह्मांड के दो प्रमुख अवयव हैं। ब्रह्मांड में कितने अवयव हैं? दो अवयव हैं। एक है हमारे पास में द्रव्य और दूसरा है हमारे पास में ऊर्जा। ठीक है, ये दो अवयव है हमारे पास में। ठीक, आगे ब्रह्मांड के इन अवयवों का अनुभव, यानी इन अवयवों को कैसे हम अनुभव कर सकते हैं कि ये हैं, हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं। कितनी ज्ञानेंद्रियां होती है हमारे पास? 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो आंख, पहली आंख है, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक है, ये 5 ज्ञानेंद्रियों की सहायता से हम इन पांचों का जो है वो मतलब इन दोनों तत्वों का हम अध्ययन करते हैं, यानी अनुभव करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं देखिए आगे। इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं हम? डायरेक्ट इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, अतः द्रव्य या पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है। यानी द्रव्य वह है जो स्थान घेर ले और जिसमें क्या हो? कोई द्रव्यमान हो, उसे हम जो है द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। जैसे वायु को हम कहाँ से स्पर्श करते हैं? त्वचा से करते हैं। कि त्वचा में जब वायु जाती है तो पता लगता है कि हाँ, ठंडी है वायु, गर्म है वायु, या तेज चल रही है या धीरे चल रही है, इसका हम अनुभव करते हैं। अब अगर हम गुब्बारे में वायु को भर ले तो वायु क्या हो जाती है? गुब्बारा फैल जाता है, यानी आयतन उसका बढ़ जाता है। अगर हम उसे तोलें तो उसका वजन भी बढ़ जाता है, उसका द्रव्यमान भी बढ़ जाता है। तो परिभाषा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक बार और बोल देते हैं आपके लिए कि अगर द्रव्य या पदार्थ की परिभाषा आ जाए तो लिख सकते हैं, अतः द्रव्य या पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है। इतना आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं देखिए आगे। यहाँ आपको लिखना है कि प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने द्रव्य अर्थात पदार्थ को पंच तत्वों अर्थात वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल तथा आकाश में वर्गीकृत किया गया था। यानी जो पहले प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं तब जो है 5 तत्वों की बात करी गई है, यानी पदार्थ को 5 तत्वों में बांटा गया है। वे तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। लेकिन जब आधुनिक आ गया है, आप साइंस की भाषा में क्या कह सकते हैं? आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ को दो भागों में, एक है हमारा भौतिक गुणधर्म और दूसरा है हमारा रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया है। तो याद रखना कि प्राचीन काल में 5 तत्वों में बात करी गई है द्रव्य पदार्थ की, और आधुनिक वैज्ञानिक युग में 2 प्रकार से बात की, 2 वर्गों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है? सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। यह कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता, यानी नंगी आंखों से हम इन्हें देख नहीं सकते। जैसे क्या होता है, कोई भी ठोस पदार्थ है, मान लीजिए ये मेरे पास इसका मार्कर है जिससे हम लिखते हैं, इसको हम बहुत छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं और इतने छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं कि हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। उन सबको मिलकर जो है हमारा ये कण बनता, मतलब एक पदार्थ बनता है। ये हमें याद रखना है। जैसे वायु में बहुत छोटे छोटे कण हैं, कभी आपने देखा हो एक छेद हो, वहां से अंधेरे कमरे के अंदर जब प्रकाश की किरण आ रही है तो उसमें देखना छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो तैरते हुए नजर आते हैं, लेकिन खुली आंखों से जब हम देखते हैं तो हमें वो चीज दिखाई नहीं देती है। तो याद रखना, वो ऐसे नंगी आंखों से हमें ऐसे सूक्ष्म कण दिखाई नहीं देते हैं। अब बढ़ते हैं देखिए आगे की ओर। यहाँ है कि द्रव की भौतिक अवस्थाएं। द्रव की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। द्रव की 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। याद रखना, ये होता है द्रव्य, मैटर यानी पदार्थ, और ये है द्रव यानी कि लिक्विड। इसे बोलेंगे द्रव और इसे बोलेंगे द्रव्य। ठीक, तो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं देखिए कि पहली अवस्था है हमारी ठोस अवस्था। क्या होती है ठोस अवस्था? देखिए, वैसे तो आप सब लोगों को मालूम है कि ठोसों का आकार, आयतन, दोनों चीजें क्या होती है? निश्चित होती हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल पढ़ते हैं इसके लिए।
द्रव्य की जिस अवस्था में उसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है, यानी आकार भी निश्चित होता है और इसका आयतन भी निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था में द्रव के कणों के बीच स्थान बहुत कम होते हैं। यानी अगर हम ठोस बना ले, यहाँ पे मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ हमने ऐसी तरह बना लिया, तो इसके जो कण होंगे पास पास होंगे, बिल्कुल चिपके चिपके, बहुत पास पास इसके जो है कण उपस्थित होते हैं। इस तरह से ये ठोस है, इसलिए इनमें आकर्षण बल जो है वो बहुत अधिक होता है। इस तरह से हम बना सकते हैं, इसके जो कण हैं वो बहुत पास पास इस तरह से होते हैं। आगे देखिए, अर्थात कण एक दूसरे से बहुत निकट होते हैं, यानी बिल्कुल पास पास इनके जो कण होते हैं। कणों के बीच स्थान कम होने के कारण इस अवस्था के कणों के बीच में जो है आकर्षण बल बहुत अधिक लगता है। इतनी चीजें आपको याद रखनी रहेंगी। सबसे पहले इनका आयतन और आकार निश्चित होता है। दूसरा, इनके जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, जिसके कारण जो है इन पे आकर्षण बल बहुत अधिक लगता है। ये हमें चीजें कॉन्सेप्ट के साथ याद होनी चाहिए। आगे देखिए, उदाहरण में है लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ आदि जो है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये मार्कर भी हमारा जो है वो ठोस अवस्था में, मोबाइल है, बाकी सब चीजें प्लास्टिक वगैरह जो हैं वो भी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे द्रव अवस्था में। देखिए, यहाँ है कि द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है। ध्यान दीजिएगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? अगर हम पानी लेते हैं, एक गिलास में रखेंगे तो पानी गिलास के आकार का हो जाएगा, कटोरे में रख देंगे तो कटोरे का आकार ग्रहण कर लेगा, और थाली में रख देंगे तो और फैल जाएगा, और जमीन में डाल देंगे तो पूरी तरह से फैल जाएगा। इसलिए लेकिन वजन में कोई कमी नहीं होगी। अगर 250 ग्राम गिलास से पानी आ रहा है तो वो पानी जब हम मतलब कटोरे में डालेंगे तभी पानी का जो आयतन है वो हमारा जो है वो निश्चित रहेगा, लेकिन आकार उसका निश्चित नहीं रहता। आयतन बराबर रहेगा सब में, लेकिन आकार उसका लगातार बदलता रहेगा। ये हमें याद रखना है। आगे देखिए, द्रव अवस्था कहलाती है इस अवस्था में द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है उस पात्र के जैसा आकार ग्रहण कर लेता है, यानी जैसा बर्तन होगा और द्रव उसी आकार को ग्रहण कर लेगा। द्रव्य के कणों के बीच स्थान ठोस अवस्था की अपेक्षा अधिक होता है। यानी कि देख लीजिए, अभी हमने ठोस बनाया था, उसमें बिल्कुल कण पास पास बनाए थे। इसमें कण क्या होते हैं? ठोसों की अपेक्षा थोड़े से दूर दूर होते हैं, थोड़े थोड़े दूर दूर, मान लीजिए इस तरह से थोड़े थोड़े दूर हो गए। इसके कण जो हैं वो ठोसों की अपेक्षा थोड़े से अधिक यानी दूर होते हैं। इस कारण द्रव के कणों के मध्य आकर्षण बल जो है वो ठोसों की अवस्था की अपेक्षा कम लगता है। यानी ठोस में आकर्षण बल क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसके कण बहुत पास पास होते हैं। द्रव के कण जो होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, इसलिए इनका जो है अपेक्षाकृत आकर्षण बल क्या होता है? थोड़ा सा ठोस की अपेक्षा कम होता है। द्रव के कणों की गति की दर ठोस की अपेक्षा अधिक होती। क्यों होती है? ठोस जो है वो अपनी जगह पर हिलता डुलता नहीं है, लेकिन द्रव जो है वो फैलता रहता है, आगे की ओर बढ़ता रहता है, ऊपरी सतह जो है आगे की ओर बढ़ती रहती है, इसके लिए गति इसकी ज्यादा होती है, ठोसों की गति कम होती है। अतः वह एक दूसरे से ऊपर फिसलते रहते हैं। याद रखना कि जो द्रव है वो एक दूसरे के, अगर हमने पानी भरा और ऐसे फेंका तो ऊपर वाली सतह जो है आगे लगातार बढ़ती रहेगी, नीचे वाली सतह तो नीचे रहेगी, लेकिन ऊपर वाली सतह जो है लगातार आगे बढ़ती चली जाती है। इस कारण द्रव में बहने का गुण होता है। ठोसों में बहने का गुण नहीं होता है, लेकिन द्रव में बहने का गुण होता है। ये हमें पूरी तरह से अच्छे से याद होना चाहिए। उदाहरण है जल है, दूध है, ग्लिसरीन है, तेल है, पारा है, ये सब चीजें जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो इसमें ये चीजें याद रखनी है। पहला काम क्या करना है कि इनका आयतन निश्चित होता है, लेकिन इनका आकार निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन में आकार ग्रहण कर लेते हैं कौन? द्रव अवस्था वाले। इनके जो बीच में जो है वो ठोसों की अपेक्षा जो है कण दूर दूर होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इनमें जो आकर्षण बल है वो क्या होता है? ठोसों की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। आकर्षण बल ठोसों की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है, ठोसों में आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। इनमें बहने का गुण होता है कि इनकी सतह आपस में फिसलती है, इसलिए इसमें बहने का गुण होता है। क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं तीसरी अवस्था यानी गैस अवस्था में। देखिए, तो गैस अवस्था यानी कि गैस स्टेज, द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका ना तो आयतन निश्चित होता है, ध्यान दीजिएगा, ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही उसका आकार निश्चित होता है। ठीक, गैसीय अवस्था कहलाती है। अब कैसे नहीं होता है? क्योंकि गैस है, अगर हम यहाँ डालें गैस से कोई भी परफ्यूम लगाते हैं, परफ्यूम ने अपने ऊपर छिड़का तो क्या होता है? परफ्यूम की जो खुशबू होती है वो चारों तरफ फैल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? ना तो उसका आयतन निश्चित है, ना उसका आकार निश्चित है। तो इतना याद रखना, जिस बर्तन बंद बर्तन में अगर उसे रखा जाता है तो वह बंद बर्तन में
ठीक है, उसके चारों ओर फैल जाती है, तो उसका जो बर्तन का आयतन है वही उसका आयतन हो जाता है, वही उसकी आकार हो जाता है। और सतह पर यानी चारों तरफ जो है दीवारों पर वो जो है अपना फोर्स यानी बल लगाता है। कौन? गैसीय अवस्था। तो शुरू करते हैं इसको, देखे पढ़ते हैं आगे। गैसीय अवस्था में द्रव को जिस पात्र में रखा जाता है वह उस पात्र का ही आयतन और आकार ग्रहण कर लेती है। ये याद रखना है, गैस जो अवस्था होती है जिस पात्र में या जिस बंद बर्तन में रखा जाता है, खुले बर्तन में रखा जाता है, बंद बर्तन में रखा जाता है, उसी का आकार उसी का आयतन ग्रहण कर लेती है। जैसे एलपीजी गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसमें हम खाना बनाते हैं अपने घर पे रसोई में, तो क्या होता है सिलेंडर में वो गैस भरी होती है, तो उसका आयतन भी इतनी, वजन भी होता है उसमें, इतने किलो वजन आया है उसमें, लेकिन वो चारों तरफ क्या होता है फैलती रहती है, उसी का आयतन उसी का आकार जो है गैस ग्रहण कर लेती है जिस पात्र में रखी जाती है। आगे, गैसीय अवस्था में द्रव के कणों के बीच स्थान ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। इनके बीच में जो कण, जैसे मान लीजिए कण है, ये हमारा जो है वो गैसीय अवस्था है, तो इसमें कण एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, यानी बहुत बहुत दूर दूर जो इसके कण होते हैं। ये दूर दूर होने के कारण इनमें आकर्षण बल क्या होगा? बिल्कुल कम होगा। ठोसों और द्रवों की अवस्था सबसे कम होता है इसमें आकर्षण बल, तो अपेक्षाकृत बहुत अधिक होते हैं, यानी कण दूर दूर होते हैं। परंतु कणों के बीच आकर्षण बल दोनों अवस्थाओं की तुलना में बहुत कम होता है, क्योंकि इनमें जब आकर्षण बल लग ही नहीं रहा है, मतलब आकर्षण बल लगेगा ही नहीं, क्योंकि इनके कण जो हैं बहुत दूर दूर हैं। जब कण दूर दूर हैं तो आकर्षण बल इनमें लगेगा ही नहीं। ठोसों द्रवों की अपेक्षा बहुत कम आकर्षण बल होता है। इस अवस्था में कणों की गति की दर बहुत अधिक होती है। कैसे बहुत अधिक होती है? अगर हम परफ्यूम यहाँ लगाएं और व्यक्ति वहां खड़ा हुआ, तो जरा सी देर में हमने यहाँ परफ्यूम छिड़का और खुशबू उसको वहां तक आ जाती है। इसी प्रकार बदबू है, कहीं नाला बह रहा है या कुछ गंदगी वगैरह पड़ी है, तो उसकी बदबू भी हमें आती रहती है। तो इसकी जो होती बहुत तीव्र गति से फैलता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी के लिए क्या है, देखिए यहाँ पर। अतः गैसों के कण सभी दिशाओं में अनियंत्रित रूप से गति करते हैं। सभी दिशाओं का मतलब चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। अगर हम बीच में यहाँ पे परफ्यूम डालेंगे तो चारों दिशाओं में जो है परफ्यूम की खुशबू या कोई भी बदबू जो है वो फैलती रहेगी। ठीक है, हाँ, रूप में गति करते हैं। इसके कारण यह कण परस्पर तथा बर्तन की दीवारों पर अनवरत रूप में टकराते रहते हैं। अगर हम इसे बर्तन में पैक कर देंगे तो वो चारों तरफ क्या होंगे, लगातार टकराते रहेंगे कि बाहर निकल जाए। जैसे ही जरा सा छेद करोगे आप, तो उसी जगह से जो है परफ्यूम हमारा जो गैसीय अवस्था है वो वहां से लीक करने लगेगी। इससे बर्तन की दीवारों पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई, यानी गैस के कण जो हैं वो किस पर, उसकी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस दाब उत्पन्न होता है। अब गैस में क्या होगा, एक दाब उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि जो है वो गैस जो है प्रेशर डालेगी दीवारों पर, तो उससे एक क्या होगा, एक दाब प्राप्त होगा किस पे, उस सिलेंडर की ओर या कुछ और। कभी कभी देखा सिलेंडर फट जाता है, क्यों फट जाता है? क्योंकि उसका दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण सिलेंडर वगैरह जो फट जाता है। कभी कभी देखना होगा माताएं और बहनें जो खाना बनाती हैं तो कुकर में गैस जब बाहर नहीं निकलती है तो कुकर फट जाता है। इसी कारण कुकर फट जाता है कि उसका दाब जो है वो ज्यादा हो जाता है और गैस निकल नहीं पाती, इसलिए वो कुकर फट जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए गति की दर अधिक होने के कारण, यानी गति से बहुत अधिक होती है होने के कारण इनमें भी द्रवों की भांति बहने का गुण होता है, लेकिन ये बहुत तीव्र गति से चारों दिशाओं में फैलती हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी है, देखो वायु है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया गैस, ये सारी गैसें अवस्था में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे, देखिए एक चीज और है, भी रुक जाइए। हाँ, ये और बताते हैं, उसके बाद में लास्ट है तुलना बताएंगे हम आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो आपके लिए तो लाइक कर सकते हैं, कोई कमी दिखी हो या कमेंट्स करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगला टॉपिक क्या चाहिए आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उस टॉपिक पर वीडियो बना सकें नया, और यदि आपका बना होगा तो हम आपको वहीं पर लिंक भेज देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विजिट जरूर कीजिएगा आप, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार आप वहाँ चीजें देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है एक ही द्रव्य विभिन्न दशाओं में विभिन्न अवस्थाओं में रह सकता है। यानी कोई द्रव है, ठोस है, गैस है, ये तीनों अवस्था में रह सकता है कोई पदार्थ। जैसे जल मान लीजिए, तो जल जो है वो क्या है, कौन सी अवस्था है? जल जो है वो एक द्रव अवस्था है, ये द्रव अवस्था है। अब इसको क्या किया जाए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाए जल के लिए, ये तो क्या बन जाएगा, ये बर्फ बन जाएगी। ठीक है, बर्फ हो गई। बर्फ क्या है, ठोस अवस्था। अब अगर हम इसे 100 डिग्री टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसे गर्म करें तो ये क्या बन जाएगी, भाप। और भाप क्या होती है, गैसीय अवस्था। गैसीय, तो कोई पदार्थ ऐसा होता है, जैसे यहाँ जल हो गया, जल कितनी अवस्था में पाया जाता है, तीनों अवस्था में। ठोस भी पाया जाता है यानी बर्फ के रूप में, द्रव भी पाया जाता है, जल खुद ही है, और गैसीय अवस्था में भाप के रूप में गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो कोई पदार्थ ऐसा होता है जो एक या एक से अधिक अवस्थाओं में भी पाया जाता है।
क्योंकि कोई वस्तु लोहा है, उसको अगर 1700 डिग्री टेम्परेचर पर अगर हम गर्म करें तो पिघल जाता है, ठीक है, तो वो द्रव अवस्था में भी आ सकता है। लेकिन उसकी अवस्थाओं में क्या है, परिवर्तन होता रहता है, नहीं उसके टेम्परेचर में जब तापमान में परिवर्तन करते हैं किसी के, तो वस्तु की अवस्थाएं लगातार बदलती रहती हैं। अब बढ़ते हैं, इनकी तुलना कराएंगे हम आपके लिए, तीनों की तुलना, ठोस द्रव गैस की तुलना करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग गया होगा तो आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाकर एक बार विजिट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अंतर, इसमें अंतर मतलब तुलना। ये हमारा पूरा चार्ट है, तो चार्ट में अगर छोटा दिख रहा हो तो आप जो है जूम करके देख सकते हैं आराम से, हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो पहले गुण क्या है इसके, फिर ठोस द्रव और गैस में तुलना करते हैं। देखिए सबसे पहला है आकार। आकार क्या होता है, देखिए हम जानते हैं कि ठोसों का आकार जो है वो निश्चित होता है, और द्रव में क्या होता है, इसका आकार निश्चित होता है। इन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं। आयतन, हाँ याद रखना, आकार निश्चित तो नहीं होता, अनिश्चित होता है। ध्यान में, आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाएगा उसी का आकार ग्रहण कर लेंगे, कौन, द्रव। और जब गैस की बात आएगी तो इनमें इसका कोई भी आकार निश्चित नहीं होता है। आकार निश्चित, अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं, यह याद रखिएगा। अगला आ रहा है इसमें आयतन। तो आयतन क्या होता है, ठोस में आयतन निश्चित होता है, इसमें द्रव में भी आयतन निश्चित होता है, और इसमें भी निश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो है वो फैल जाता है। लेकिन जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आयतन जो है, इसके मतलब गैस अवस्था में जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी का आयतन जो है वो गैस का आयतन होगा। तो आयतन निश्चित नहीं होता, लिख सकते हैं। आगे बहने का गुण। तो ठोस बहते नहीं है, ठोस ये बहेगा नहीं, ऐसे रखा है तो ऐसे रखा रहेगा। लेकिन अगर हम जल यहाँ डालें एक गिलास तो क्या होगा, वो बह जाएगा। तो याद रखना कि ठोस में बहने का गुण नहीं होता है, द्रव में बहने का गुण होता है, और गैस में तो बहुत तेजी से बहता है, बहुत तेजी से बहता है। आगे आते हैं ऊष्मा का प्रभाव। तो अगर ठोस में ऊष्मा अगर गर्म करने पर फैलते हैं, कोई भी वस्तु है ठोस है वो थोड़ी सी फैलेगी, और इसी प्रकार गर्म करने पर ठोस से अधिक फैलती है। और जो गैस अवस्था है ये गर्म करने पर बहुत तेजी से फैलती है, और गैस होगी बहुत तेजी से फैलेगी। ठोस कम फैलते हैं, द्रव थोड़ा ज्यादा फैलते हैं, और गैस पूरी तरह से फैल जाती है। आगे आते हैं तल कैसा होता है। तल समतल होना आवश्यक नहीं है। अब भाई इसका तल तो चलो यहाँ समतल है, नहीं तो गोलीय ऐसे बकरी आ जाएगा, कैसा भी तला सकता है ठोसों में। लेकिन जब द्रव होगा तो ऊपरी सतह क्या होगी, बिल्कुल प्लेन होगी, चपटी होगी। तो तल सदैव कैसा होता है, समतल होता है। किसका, द्रव का तल जो है वो समतल रहता है। ठोसों का समतल मतलब अवस्था स्थित नहीं है कि समतल होगा भी या नहीं हो सकता है। और ये गैस का तो कोई तल ही नहीं होता है यार ना, गैस का कोई भी तल नहीं होता है, गैस में कोई भी तल नहीं होता है। दाब का प्रभाव क्या होता है, बहुत कम दाब दबाया जा सकता है। ठोस है इसको कम दबाया जा सकता है, इसको तभी दबाया जा सकता है जब ठोस वस्तु बहुत तेजी से इसको दबाए तो दब सकते हैं, पानी दब जाएगा। और गैस तो बहुत तेजी से दब जाएगी, उसे तो हम छोटी सी शीशी में रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ठोस से अधिक दबाव महसूस कर लेता है कौन, द्रव। और ये बहुत अधिक दबाव सह सकता है, कौन, गैस जो है बहुत अधिक दबाव सह सकती है। अब विभाजनशीलता की बात कर रहे हैं, तो ठोसों क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं, बहुत छोटे छोटे नन्हे नन्हे टुकड़ों में बांट सकते हैं। तो इनके छोटे छोटे टुकड़ों किए जा सकते हैं जो सरलता से नहीं जुड़ सकते हैं। लेकिन जल क्या होता है, यानी द्रव अवस्था क्या होती है, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता लेकिन बूंदों में परिवर्तित किया जाता है। यानी जल को तोड़ा नहीं जा सकता लेकिन बूंदों के रूप में, जैसे बारिश होती है तो बूंदों के रूप में इसे एकत्र किया जाता है और बाद में ये जुड़ भी जाते हैं। गैस के इन्हें ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है, गैस तो आराम से खुद से उड़ जाती है, ठीक है। आगे आते हैं गलनांक एवं क्वथनांक। तो इनका गलनांक भी निश्चित होता है, ठीक है, और क्वथनांक भी निश्चित, दोनों चीजें याद रखना, गलनांक और क्वथनांक दोनों निश्चित होता है, यही द्रव में भी होते हैं। और इसमें जो है निश्चित क्रांतिक ताप होता है, एक ताप पर जो है वो इसकी क्रांतिक ताप पर होता है, निश्चित क्रांतिक ताप पर ही होता है, निश्चित गैसीय अवस्था की बात कर रहे हैं। आगे आते हैं रिक्त स्थान। इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। क्यों होता है बहुत कम, क्योंकि इनके पास पास अणु जो है वो बहुत पास पास होते हैं। इनमें ठोसों की अपेक्षा बीच में रिक्त स्थान थोड़ा सा अधिक होता है, और गैसों में तो बहुत दूर दूर इनमें होता है। यानी इनमें जो कणों के बीच की दूरी जो होती है वो बहुत पास पास होती है, इसमें थोड़ी दूर दूर होती है, इसमें बहुत दूर दूर हो जाती है। विषण की बात कर रहे हैं तो विषण कम होता है, ठोसों में विषण जो है फैलने की गुण जो है वो क्या होता है, कम होता है, इसमें ठोसों से अपेक्षा अधिक होता है। और ये जो है विषण बहुत तेजी से गैस तीव्रता से विसरित हो जाती है। आगे आते हैं आणविक संरचना की बात आ रही है। इनके अणु बहुत पास पास होते हैं। यह अणु सुव्यवस्थित प्रबल और ससंजन बल में बंधे होते हैं। एक निश्चित संरचना में ये अणु अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति
करते रहते हैं। ठोस जो होते हैं उनके अणु जो है वो बहुत पास पास होते हैं, तो इनके अणु बस इधर उधर थोड़े थोड़े हिलते हैं, ज्यादा नहीं हिलते। लेकिन द्रव अवस्था में क्या होते हैं, ठोस की अपेक्षा इनके अणु अधिक दूर दूर होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। मान लीजिए ठोस है, ठोस में क्या होंगे, अणु बहुत पास पास होंगे इस तरह से, और इनमें अणु क्या होंगे, थोड़े से दूर दूर होंगे। और गैसीय अवस्था की बात आएगी तो गैसीय अवस्था में अणु जो है बहुत दूर दूर चारों तरफ फैले हुए होते हैं। ठोस की अपेक्षा इनके अणु अधिक दूर होते हैं, इनके अणुओं के स्थान निश्चित नहीं होते हैं। ठोस की अपेक्षा इनकी गति क्या होती है, थोड़ी सी तीव्र गति, जैसे डालेंगे तो तीव्र गति से बह जाएंगे। याद रखना, इनके अणुओं के स्थान निश्चित नहीं होता है, अणु स्वतंत्र रूप में तीव्र वेग से सभी मतलब चारों दिशाओं में गति कर सकते हैं। आगे आते हैं, इसके उदाहरण हम जानते हैं। मोम, बर्फ, गंधक, लोहा, लकड़ी, कागज आदि पत्थर जो हैं वो ठोसी अवस्था में हैं। दूध, जल, शहद, तेल, पारा आदि जो है द्रव अवस्था में है। वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैसें जो है ये गैसीय अवस्था में है। कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट को ले सकते हैं। नया टॉपिक जो चाहिए वो भी ले सकते हैं आप, ताकि हम नया टॉपिक बनाकर आपको दे दें। अगर बना हुआ होगा तो हम आपको लिंक भेज देंगे। इसी साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार विजिट कर सकते हैं। इसी साथ आप सभी लोगों का हृदय से